बच्चों ये है हमारा लेक्चर 143। हम कर रहे हैं हमारा हिस्ट्री में चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो आज ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। आज हम पढ़ रहे हैं कि हिटलर के व्यूज क्या थे वुमन के बारे में। सो टुडे वी विल रीड अबाउट हिटलर्स व्यूज ऑन वुमन। औरतों के बारे में हिटलर के विचार। तो क्या विचार रखता था हिटलर? 1933 की अपनी एक स्पीच में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। भाई मेरे देश में माँ सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन है। अब जो उसने बोला था अब आप वो देखो। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। पर जो हिटलर की जो नाजी जर्मनी थी वहां पे सब माओ को एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। वुमन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। औरतें जिन्होंने अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म दिया था, जैसे कि जूस, जैसे कि जिप्सीज और डिसेबल्ड जर्मन चिल्ड्रन, ठीक है। सो ऐसे बच्चों को जो भी औरतों ने जन्म दिया था उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। मतलब जिन बच्चों को हिटलर नाजी पसंद नहीं करते थे वैसे बच्चों को जन्म दिया जाता था तो औरतों को पनिशमेंट दिया जाता था। वुमन हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। और वो औरतें जो कि डिजायरेबल बच्चे जनती थी, जैसे कि आर्यंस, ठीक है, नॉर्दिक आर्यंस, जो जर्मन्स जो पसंद थे बहुत ज़्यादा हिटलर को, ठीक है। सो नॉर्दिक आर्यन बच्चे जनने वाली औरतों को रिवॉर्ड दिया जाता था, अवार्ड दिया जाता था। कैसे अवार्ड देते थे? तो वो औरतें जो कि नॉर्दिक आर्यन बच्चे जनती थी उनको क्या दिया जाता था? They were given favored treatment in hospitals। उनका हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। And were also entitled to concession in shops and on theatre tickets and railway fares। उनको डिस्काउंट दिया जाता था कि भाई आपने एक नॉर्दिक आर्यन बच्चा जना है तो उनको कंसेशन डिस्काउंट दिया जाता था दुकानों में, थिएटर्स में, रेलवे के भाड़ों में, हर जगह उनको इस तरह से क्या दिया जाता था? कंसेशन दिया जाता था। टू एनकरेज वुमन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। औरतें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें उसके लिए उन्हें ऑनर किया जाता था। क्रॉस मतलब क्रॉस जो क्रिश्चियंस का होता है उन्हें वो रिवॉर्ड अवार्ड में दिया जाता था, उनका बाकायदा सम्मान किया जाता था ज़्यादा बच्चे जनने पे। ब्रोंज क्रॉस, ब्रोंज का क्रॉस दिया जाता था अगर 4 बच्चे जने। सिल्वर का क्रॉस दिया जाता था अगर 6 बच्चे जने। गोल्ड का क्रॉस दिया जाता था अगर औरत 8 या उससे ज़्यादा बच्चे जने, ठीक है, पर नॉर्दिक आर्यन होने चाहिए, ठीक है। सो उनको मतलब औरतों को किस तरह से देखा जाता था? भाई नॉर्दिक आर्यन जनने वाली माओं को ही अप्रिशिएट किया जाता था और जितना ज़्यादा अगर नॉर्दिक आर्यन बच्चे कोई जनती है तो उसको उतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। सो इस तरह से मतलब आप देखें तो अगर इंडिया और चाइना में ऐसा होता तो फिर औरतें तो माला माली हो जाती अगर ये वाला जो सिस्टम था उस टाइम इंडिया और चाइना में होता, क्योंकि इंडिया चाइना की आबादी भी कुछ ऐसे ही बढ़ रही थी उस टाइम। सो तो सब औरतों के पास गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज होता, ठीक है। पर जोक्स अपार्ट ये ऐसी थिंकिंग रखता था हिटलर, ठीक है, ऐसी घटिया थिंकिंग कि माओं में भी भेदभाव, अब ज़्यादा जनो कम जनो ये क्या है, मतलब दुकान है कि क्या है, औरतें हैं। सो औरतों को मतलब बच्चों के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। तो ये उसके विचार थे औरतों को लेके, ठीक है। इसके बाद हिटलर के विचार अब व्यूज ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पीपल। अब
या रिएक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पीपल, जो आम लोग थे हिटलर के टाइम पे, जो आम लोग आपके जैसे मेरे लोग जो नॉर्मल लोग थे, उनके क्या रिएक्शंस थे हिटलर को देख के, हिटलर जो ऐसा करता था उनके क्या रिएक्शन थे। Some people started looking at the world through the eyes of Nazism only. They also started hating Jews. अब कुछ लोगों का नजरिया एकदम नाजीज जैसा ही हो गया था, क्योंकि नाजीज ही नाजीज थे चारों तरफ, उनकी सोच सब कुछ उनके जैसा, तो कुछ लोगों का नजरिया एकदम नाजियों जैसा ही हो गया था, और वो भी अब पूरी दुनिया को नाजीज के हिसाब से देखने लगे थे। अब वो भी जूस को हेट करने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से आम लोग कैसे हो गए थे, आम लोग भी धीरे धीरे नाजीज की तरह ही होते जा रहे थे। रोल ऑफ मीडिया, अब वहां पे नाजीज के टाइम पे मीडिया का क्या रोल था। मीडिया मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह। सो मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजाइम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। नाजियों ने मीडिया का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया ताकि वो उनकी रिजाइम मतलब जो उनके नाजीज थे उनके लिए सपोर्ट जीतती रहे और लोगों से, और उनका जो मतलब वो जो सोचने के तरीके हैं उनको पॉपुलर करती रहे लोगों में। नाजीज आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। जो नाजीज की आइडिया थी, कैसे फैलाते थे वो अपनी आइडियाज, जैसे भाई औरतों के लिए, बच्चों के लिए, ये सब कैसे फैलाते थे ये अपनी आइडियाज। तो ये अपनी आइडियाज फैलाते थे विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस मतलब भाई टीवीज वगैरह में, फिल्मों में, रेडियो में पोस्टर्स लगाते थे, कैची स्लोगन ऐसे डालते थे, लीफलेट्स, छोटे छोटे पैम्पलेट्स बंटवाते थे। इन पोस्टर्स जूस वर डिस्क्राइब्ड एज इविल। पोस्टर्स में जूस को, जो जूस थे उन्हें खराब माना जाता था, इविल माना जाता था। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर जूस। और जूस के लिए खास तौर पे पिक्चरें बनाई जाती थी जिसमें जूस को एकदम विलन जैसा खराब दिखाया जाता था। उनकी पिक्चरें दिखाई जाती थी कि भाई जूस एक, कहते हैं ना वो है भाई शैतान है या भाई खराब है वैसा। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल जू। जूस के बारे में बनने वाली जो सबसे खराब पिक्चर थी वो थी द इटर्नल जूस। पिक्चर में जूस के लिए बहुत खराब दिखाया गया था। ऑर्थोडॉक्स जूस वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। और जो बिल्कुल पुराने ज़माने के जूस थे उनको एक तरह से मतलब एक उनको स्टीरियोटाइप किया जाता, ऐसे ही सोचा जाता था कि वो खराब हैं या भाई क्राइस्ट के हत्यारे हैं। उनको एक तरह से मार्क मतलब उनको एकदम अलग थलग रखा जाता था। पीपल मार्क्ड द हाउसेज ऑफ जूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। लोग, आम आदमी क्या करने लगे, उनको जो भी जूस का घर मिलता था वो उस पर ध्यान देते थे, और उनको पता लगता था कि जूस का ही घर है तो वो क्या करते थे, पुलिस में रिपोर्ट कर देते थे। They genuinely believed that Nazism would bring prosperity and improve general well-being। और जो आम आदमी थे, आम आदमी ने सचमुच ये मान लिया था कि भाई जो नाजिज़म है, जो नाजीज़ हैं वो प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, और वो जनरल वेलबींग मतलब सबका देखभाल करें, वही यही हमारी देखभाल करेंगे। बट एवरी जर्मन डिडेंट बिलीव इन नाजिज़म। ऐसे नहीं था कि एक घर घर एक जर्मन सब कोई नाजिज़म को मानता था। मोस्ट जर्मन्स यूज टू निगलेक्ट दीज थिंग्स। काफ़ी जर्मन्स को तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता था, वो इन चीज़ों को इग्नोर करते थे। दे वर स्कैर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट नाजिज़म। उन्हें नाजिज़म की आइडियोलॉजी नहीं पसंद थी, वो ध्यान भी नहीं देते थे नाजियों पे, पर वो प्रोटेस्ट करने से भी डरते थे। उन्हें डर लगता था कि अगर हम प्रोटेस्ट करें तो हमारी हालत भी जूस की तरह ना कर दे। ठीक है, सो जो आम आदमी था वो चुपचाप, जैसे हिटलर बोल रहा था वैसा कर रहा था, वो बोल रहा था वैसा मतलब जूस के लिए सोच रहा था,
पर जो कुछ लोग थे जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसका हिटलर का ऐसा रवैया, तो भी वो भी डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सो ये मीडिया का रोल और आम आदमी का रोल। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी किताबें भी छपी। ठीक है, जो हिटलर के बारे में, हिटलर नहीं, नाजिज्म के बारे में बहुत सारी किताबें भी छपी। उसमें से एक लेडी थी शार्लोट बैरेट। शार्लोट बैरेट ने क्या किया था, उसने जूस की फीलिंग्स उसने अपनी एक बुक में लिखी थी, जो उनकी फीलिंग्स थी जूस की। कौन सी किताब थी? थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स इन द जर्मनी, मतलब वो जर्मनी की थी, शार्लोट बैरेट। उसने जूस की छुप छुप के किताब लिखी थी, मतलब उनकी फीलिंग्स उनसे पूछ के। क्या नाम था? थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। मतलब किताब में ऐसा दिखाया गया था। अब जूस का इंटरव्यू लिया गया था सब जूस लोगों का, तो वो लोगों को अब ऐसा ही लगने लगा था वो सच में खराब हैं या वो गुनहगार हैं। उन्होंने मतलब नाजीज ने उनको ऐसा बना दिया था कि उनको अब खुद पे शर्म आती थी। भले वो उनको गैस चैम्बर्स में ले जाके मारता था, पर उससे पहले वो पता नहीं कितनी मौतें मरते थे बेइज्जती की। इतनी बेइज्जती की जाती थी उनकी, औरतों की, छोटे बच्चों की, मतलब स्कूल में औरतों की, हर जगह मार्केट्स में। तो अब उन्हें ऐसा लगता था कि हम रोज़ ही तिल तिल मर रहे हैं, मतलब इतनी बेइज्जती वाली लाइफ थी। तो जूस की ये सारी फीलिंग्स शार्लोट बैरेट ने अपनी बुक में थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स में लिखी। जब सारी दुनिया को नाजी किलिंग ऑपरेशंस के बारे में पता लगा, नाजी किलिंग ऑपरेशन मतलब नाजियों के मारने के तरीके, जिसको हॉलोकॉस्ट कहा गया है। ठीक है, सो नाजी किलिंग ऑपरेशंस के बारे में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो मर गया हिटलर, तो ये सब जूस आज़ाद हुए। ठीक है, तो जब सबको पता लगा इनके बारे में, द होल वर्ल्ड कंडेम्ड द नाजीज। पूरी दुनिया में नाजियों की थू थू हो गई, मतलब पूरी दुनिया को एकदम घिन आने लगी नाजीज से। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तो किसी को पता ही नहीं था जर्मनी में इतना सब कुछ हो रहा है, कि एक रेशिज्म के हिसाब से एक कम्युनिटी को इतना हैरान किया जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है। जूस वांटेड दैट द वर्ल्ड शुड रिमेंबर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। जो अलग अलग जूस लोग थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आज़ाद हुआ जर्मनी, मतलब ये सब दुनिया वालों को पता लग गया कि भाई ऐसा हो रहा था जर्मनी में, तो जूस सब आगे आए। किसी ने अपनी डायरी पब्लिश की, किसी ने अपनी आप बीती, किसी के पे पिक्चर बनी, कुछ बना। जूस नहीं भूलना चाहते थे कि उनके साथ ऐसा ऐसा इतना खराब व्यवहार हुआ था। वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता लगे कि हमने कितना सहन किया है जर्मनी में। ठीक है, सो ये स्टोरी थी पूरी हिटलर की। तो हम ये चैप्टर यहीं एंड करते हैं। मतलब अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो जूस भी आज जो हैं फ्री हैं, वो नहीं हो पाते। हिटलर आज भी शायद जिंदा रहता। हिटलर जिंदा रहता, वो जूस को मारता और मारता, उनकी बिल्कुल नस्ल ही ख़त्म कर देता। जूस रहते ही नहीं पूरे जर्मनी में, बिल्कुल ख़त्म कर देता। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, वो खुद मारा गया, और जब जर्मनी की हालत देखी गई तो दुनिया दंग रह गई। अगर आपने एक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पढ़ी हो कभी या सुना हो, तो एन फ्रैंक ने लिखी है। एन फ्रैंक कौन थी? एन फ्रैंक भी एक जूस लड़की थी, 13 साल की लड़की थी। उसने अपनी सारी स्टोरी लिखी है, भाई कैसे वो, उसकी बहन, उसके माता, उसके पिता कैसे छुप के रहते थे, कैसे उन्हें डर बना रहता था कि हमें ले जाएंगे कभी आके। सो ये पूरी स्टोरी उसने पूरा दिखाया है कि किस तरह से उन्हें डर लगा रहता था। सो इस तरह से ये स्टोरी थी हिटलर की। एक छोटे कद वाला आदमी, छोटी मूंछ वाला आदमी, उसने नाक में दम कर दिया एक पूरी कम्युनिटी के, मतलब नॉर्दिक आर्यंस को छोड़ के सब कम्युनिटीज़ के पीछे पड़ा था, स्पेशली जूस के। विचारधारा बहुत ही छोटी और घटिया थी, पर जर्मनी जब इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा था तो उसी के फैसलों ने जर्मनी को थोड़ा आगे लाया, और इसी में ही जर्मनी के लोग फंस गए, उसको डिक्टेटर बना दिया, और डिक्टेटर बना के फिर तो जर्मनी की जो हालत थी वो आपने पूरी पढ़ी। ठीक है, so this was all about Hitler,
वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। सो जस्ट अगर आपके पास आज़ादी है तो आप शुक्रिया करो भाई, थैंक यू टू गॉड कि आप एक आज़ाद देश में रह रहे हो, वरना जर्मनी की हालत आपने सुनी कि जूस की हालत क्या थी, ठीक है। अगर ऐसे किसी देश में नहीं हो, आप एक आज़ाद देश में हो, ठीक है। जर्मनी भी आज आज़ाद है, पर आपने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, सो थैंक यू टू गॉड फॉर दैट। हम लोगों ने ऐसा कुछ फेस नहीं किया कभी, ठीक है। सो एंडिंग दिस चैप्टर, रीड द एंटायर चैप्टर प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। पर हम अभी करते हैं पहले एक्सरसाइजेस। बच्चों अभी हम बैक एक्सरसाइजेस के कुछ आंसर्स डिस्कस करते हैं, तो आप ये लिख लेना। देखो पहला क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सो आफ्टर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वीमर रिपब्लिक को, तो हम यहाँ से लिखेंगे, The Republic was never accepted wholeheartedly by the Germans, who made this government responsible for accepting the humiliating Treaty of Versailles। मतलब ये जो वीमर रिपब्लिक था उसको कभी भी जर्मन्स ने खुले दिल से नहीं अपनाया। उनको वीमर रिपब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल लगता था कि उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पे साइन किया और उनकी ये हालत हुई। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी, द रिपब्लिक बिकेम फिनेंशियली क्रिपल्ड मतलब लंगड़ा हो गया था, फिनेंशियली मतलब पैसों से एकदम गिर गया था, बाय द वॉर कंपनसेशन इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। जर्मनी पे जो जुर्माना ठोका था सारे जो एलीड नेशंस थे, उनकी वजह से जो रिपब्लिक है उसके पास अब पैसा ही नहीं बचा था। ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम वीमर रिपब्लिक की, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्सनड द जर्मन इकोनॉमी। वीमर रिपब्लिक के टाइम जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो जर्मनी में और बुरी हालत हो गई पैसे की। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, द वीमर रिपब्लिक वॉज पॉलिटिकली वीक, मतलब कुछ एकता जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब ये लोग वीमर रिपब्लिक के लोग एक नहीं थे, तो उस पॉलिटिकली वीक था, ठीक है। तो और पांचवी प्रॉब्लम, ये थी पांचवी, अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48। कौन सा था? अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेजिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। और कौन सी फॉल्ट थी वीमर रिपब्लिक में? सो वीमर रिपब्लिक में एक आर्टिकल 48 था, मतलब एक रूल था, नियम था, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, सिविल राइट्स को कभी भी सस्पेंड कर सकता है, मतलब सिविल राइट्स कैंसिल कर सकता है, एंड रूल बाय डिक्री, और भाई लॉ का नियम कभी भी, कानून का नियम कभी भी कैंसिल कर सकता है। तो ये पांचों प्रॉब्लम्स थी वीमर रिपब्लिक की, ठीक है। इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम थी कि वीमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज, मतलब 20 डिफरेंट कैबिनेट्स का मतलब 20 नेता बदले एवरेज 239 डेज में, ठीक है। मतलब एक साल के अंदर टोटल 20 डिफरेंट कैबिनेट्स आई उसके वीमर रिपब्लिक में, ठीक है। सो ये सारी क्या थी? प्रॉब्लम्स थी। ये 6 प्रॉब्लम्स थी वीमर रिपब्लिक की। तो आपको ये सारी आपके नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 2 आपकी एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। नाजिज्म पॉपुलर क्यों हुआ था, नाजिज्म इतना फेमस क्यों हुआ था 1930 में जर्मनी में, कैसे फेमस हो गया था? पहली पॉइंट, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बैडली हिट द जर्मन इकोनॉमी। ठीक है, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जर्मनी में, इससे जर्मनी की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था। तो ये क्राइसिस, ये जो झटका लगा था, द क्राइसिस इन इकोनॉमी प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। तो ये जो क्राइसिस आया था, ये जो तकलीफ आई थी जर्मनी की इकोनॉमी में, उनके पैसे के मंदी आ गई थी, तो इसकी वजह से नाजिज्म पॉपुलर हुए। बैकग्राउंड बनाया मतलब उसके लिए नींव बनी कि वो पॉपुलर हुए। नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन। जब ये इकोनॉमिक डिप्रेशन झेल रहा था जर्मनी, तो नाजिज्म एक लोगों की आवाज बन गया। ठीक है, लोगों में एक आवाज बन के गूंजा नाजिज्म। By 1932, it had become the largest party with 37% votes. 1932 तक, by 1932, it had become the largest party with 37% votes. 37% वोट्स के साथ जीतने वाली ये सबसे बड़ी पार्टी हो गई नाजी पार्टी 1932। Hitler, the leader of Nazi party, influenced the people with his personality. हिटलर जो कि लीडर था नाजी पार्टी का, उसने उनको प्रभावित किया अपनी सोच से। He promised employment. उसने क्या किया? उसने बोला कि मैं सबको रोजगार दूंगा। He promised to build a strong nation, undo the justice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people. उसने ये सारे प्रॉमिस किए। ठीक है, इतने सारे प्रॉमिस किए हिटलर ने। हिटलर लीडर था नाजी पार्टी का, उसने इन्फ्लुएंस किया था लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, जो वर्सेलिस ट्रीटी का जो जस्टिस हुआ है उसको मैं ठीक कर दूंगा, और जो जर्मन पीपल की जो इज्जत गई है उसको मैं वापस लाऊंगा, और मैं सबको रोजगार दूंगा। ठीक है, सो इस तरह से मतलब क्या हुआ, इस तरह से नाजिज्म पॉपुलर हो गया 1930 में। ठीक है, तो इस तरह से। और एक और बात, नाजीज हेल्ड मासिव रैलीज। नाजीज क्या करते थे? बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे, पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। बड़ी बड़ी रैलियां दिखाते थे, मतलब हिटलर को एक भगवान बना दिया था लोगों के आगे। सो सब लोगों को लगा कि भाई ये तो, भाई हम लोग तो भाई धन्य हो गए कि हमको हिटलर हमारा डिक्टेटर बना है और नाजी पार्टी हमारी पार्टी है। ठीक है, सो ये सब कारण थे कि जो नाजिज्म है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया जर्मनी में। ठीक है, सो ये सब कारण है नाजिज्म के पॉपुलैरिटी के। ठीक है, कहाँ से चालू हुआ? द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से चालू हुआ। इसके बाद मैंने सब आपको टिक कराया है। ठीक है, लास्ट में सपोर्ट फॉर हिटलर पे खत्म हुए पॉइंट्स। ठीक है, जितनी बोल रही हूँ उतनी लिखना, बहुत नहीं लिखनी है। क्वेश्चन 3, What are the peculiar features of Nazi thinking? नाजियों की थिंकिंग क्या थी? The peculiar features of Nazi's thinking are given below.
देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल ही एंड शी। कुछ इक्वालिटी नहीं थी, सिर्फ सब रेसेस के हिसाब से भेदभाव था। ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्दिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप while Jews were located at the lowest rung। नॉर्दिक जर्मन आर्यंस को सबसे ऊपर समझा जाता था और जूस को सबसे नीचे। उनके विचार क्या थे? वो सोचते थे जो आर्यन रेस है वो सबसे फाइनेस्ट है, दुनिया में सबसे अच्छे लोग आर्यंस हैं और वही लोग प्योर हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं और वही लोग दुनिया जीतेंगे। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। ठीक है भाई, ये प्योर हैं, ये स्ट्रॉन्गर हैं और यही दुनिया जीतेंगे। नाजीज ग्लोरीफाइड वॉर, मतलब नाजी वॉर को महानता बताते थे, कहते थे हम लड़ रहे हैं, हम महान हैं। ठीक है, वो सोचते थे, हिटलर बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी अक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। हिटलर क्या सोचता था? दूसरों की टेरिटरीज हड़पते जाओ और उसी में रहो। नाजियों को कैसी सोसाइटी चाहिए थी? सो नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्दिक आर्यंस। ठीक है, नाजीज को कैसी सोसाइटी चाहिए थी? प्योर और हेल्दी नॉर्दिक आर्यंस की। नाजीज हेटेड जूस, नाजियों को जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler। वहाँ के बच्चों को क्या सिखाया जाता था? वहाँ के बच्चों को लॉयल होना, भाई आप उस वफादार रहो नाजियों के प्रति। सबमिसिव मतलब सब बातें मानो नाजियों की। हेट जूस, आप जूस को हेट करो और हिटलर की पूजा करो। ठीक है, सो ये सारे फीचर्स थे नाजिज्म की सोच के। और भी एक फीचर है जो मैंने टेक्स्ट बुक में मिस कर दिया, यहाँ देख लो। वाइल बॉयज़ वर थॉट टू बी एग्रेसिव, मस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड। नाजियों के टाइम और लड़कों को क्या बोला जाता था? लड़कों को बोला जाता था कि तुम एग्रेसिव बनो, गरम खून रखो। मैस्कुलाइन, तुम मर्द हो। स्टील हार्टेड, पत्थर का दिल रखो। और गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था बचपन से नाजियों के टाइम? गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आयरन चिल्ड्रन। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता था कि बड़े होके तुमको एक आर्यन से शादी करनी है और तुम्हें आर्यन का बच्चा करना है और तुम्हें मम्मी बनना है। तो बचपन से ही गर्ल्स को सिखाया जाता था कि तुम्हें बड़ी होके अच्छी मम्मी बनना है और आर्यन के बच्चे जन्ने हैं। ठीक है, सो ये सोच थी नाजीज की। ठीक है, सो ये पॉइंट मैंने टेक्स्ट बुक में मिस की थी, ये यहाँ आई। फोर्थ, एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर जूस। जो नाजियों की सोच थी, प्रोपेगेंडा मतलब जो सोच लेके चले थे नाजीज, तो वो सक्सेसफुल कैसे हुए जूस के खिलाफ, मतलब लोगों में नफरत फैलाने में। तो पहले तो उसने क्या बोला? उसने लोगों को क्या बोला कि जूस, दे मतलब जूस, सो दे हैड बीन, जूस हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड अशरर्स। उसने लोगों को बोला कि ये जूस हैं, जूस क्राइस्ट के किलर हैं, हमारे जीसस क्राइस्ट के हत्यारे हैं, और अशरर्स हैं। अशरर्स मतलब मुफ्तखोर, भाई वो कहते हैं ना ब्याज का खाने वाले हैं। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन।
मास किलिंग्स वो कभी भी खुलेआम नहीं बोलते थे कि हम इनको मारने ले जा रहे हैं। तो ये कैसे यूज करते थे वो लोग, स्पेशल ट्रीट, फाइनल सॉल्यूशन, इस तरह से बोला करते थे। ठीक है, सो नाजीज नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द जूस, यूथनेसिया फॉर द डिसेबल्ड, एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस। Gas chambers where the Jews were deported were labeled disinfected areas and looked like bathroom। ठीक है, मतलब उन नाजियों को जो जूस है उनको मारते भी ऐसे थे कि किसी को पता भी ना लगे। ठीक है, क्योंकि मारने के लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट वर्ड यूज करते थे, और जहाँ मारने ले जाते थे वहाँ उन्होंने इन्फेक्शन, डिसइंफेक्शन एरिया की साइन लगाई थी, तो किसी को पता कैसे लगे कि ये गलत कर रहे हैं। उन लोगों ने मीडिया को भी बहुत अच्छे से यूज किया। सो मीडिया वॉज यूज्ड केयरफुली टू विन द सपोर्ट फॉर द रिगाइम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। उन्होंने मीडिया का भी बहुत अच्छा यूज किया ताकि जूस के खिलाफ वो, मतलब मीडिया सब लोगों के जो थिंकिंग खराब कर सके। जूस के खिलाफ प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाने लगे। प्रोपोगेंडा फिल्म्स मतलब खास ऐसी फिल्म्स जिसमें उनको खराब दिखाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इवन चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट जूस। ठीक है, बच्चों तक को सिखाया जाता था। इवन चिल्ड्रंस वर टॉट टू हेट जूस। इवन बच्चों तक को सिखाया जाता था कि नफरत करो, जूस से नफरत करो। ठीक है, और क्या था, नाजिज़म्स वर्कड ऑन द माइंड ऑफ पीपल। इन लोगों ने, मतलब नाजियों ने लोगों के दिमाग पे पूरा कब्जा कर लिया। वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, सो इस तरह से नाजी पूरे सक्सेसफुल रहे जूस के खिलाफ नफरत फैलाने में। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमन हैड इन नाजी सोसाइटी। नाजी सोसाइटी में औरतों का क्या रोल था, तो वो हमने आज ही के लेक्चर में डिस्कस किया है। सो अभी हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमने 5 आज ही किया। उसके अलावा उसने और भी बोला है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में औरतों का क्या रोल था, और दोनों को डिस्कस करो। ठीक है, तो इतना हम नहीं करते हैं। सिंपल क्वेश्चन 5 हम ऐसे मान लेते हैं कि इन्होंने रोल ऑफ वुमन इन नाजी सोसाइटी बोला है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 6, इन व्हाट वेज डिड नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। जो नाजी थे उन्होंने कैसे, नाजी स्टेट मतलब जर्मनी ने अपने लोगों पे पूरा अधिकार कैसे कर लिया था। ठीक है, जर्मनी ने अपने लोगों को अपने हाथ पूरा कैसे कर लिया था। सो नाजी आए कब थे, सो नाजी आए थे 30 जनवरी 1953 में आए थे। सो नाजी state came into being under the leadership of Hitler on 30 January 1953. First of all, the structure of democratic rule was dismantled. सबसे पहले उन्होंने जो डेमोक्रेटिक रूल के जो मतलब डेमोक्रेटिक रूल का जो स्ट्रक्चर था उसको बैन कर दिया कि अब डेमोक्रेसी नहीं होगी जर्मनी में। फिर दूसरा क्या किया कि सिविक राइट्स, जो राइट्स थे, सिविक राइट्स guaranteed by the Weimar Constitution were suspended for indefinite period. वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिविक राइट्स दिए थे, मतलब जो सिविक राइट्स, वीमर रिपब्लिक क्या था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट थी, तो उसने कौन से राइट्स दिए थे, उसने राइट्स दिए थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस। तो आते ही जो हिटलर है उसने वो सारे राइट्स बैन कर दिए कि किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। सो सिविक राइट्स गारंटीड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन वर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब बैन कर दिए
फॉर इनडेफिनिट पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए उसे बैन कर दिया गया। दे स्टार्टेड द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट विच वॉज टू सीवियर। फिर उन्होंने, जो लोग उनके खिलाफ थे, कम्युनिस्ट मतलब कुछ पार्टियां उनके खिलाफ थी, वो उनको दबाने लगे। On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. 1933 में नाजियों ने इनएबलिंग एक्ट पास की। इस एक्ट में हिटलर को डिक्टेटर बना दिया गया जर्मनी का, और हिटलर को सारे पावर्स दे दिए गए जर्मनी के। मतलब हिटलर अभी कानून से भी ऊपर हो गया। All political parties and trade unions were banned. सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा दिया गया था, एक्सेप्ट द नाजी पार्टी। नाजी पार्टी के अलावा सारी पार्टियों पे बैन लगा दिया गया था। और स्टेट मतलब जो नाजीज थे, द स्टेट एस्टैब्लिश्ड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो जो स्टेट था उसका पूरा कंट्रोल हो गया था इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी, मतलब सब पे उनका हाथ आ गया था। इस तरह से मतलब इन्होंने, मतलब नाजियों ने क्या किया, कंट्रोल में कर लिया पूरे देश को। ठीक है, सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट, अगर मेन पॉइंट्स लिख रहे हो तो बहुत है, थोड़ी 6-7 लिख लेते हो तो बहुत है। पॉइंट करके लिखना चाहिए। ठीक है, 7 हो 8 हो सब पॉइंट में लिखना चाहिए। ठीक है, सो ये हुए हमारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। उसमें मैंने 5th वाला वुमन वाला नहीं कराया क्योंकि आज हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं MCQs। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब आपको नोटबुक में लिखना है। अब देखते हैं MCQs। ठीक है, सो MCQs देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले MCQs में फर्स्ट नंबर, What was the name given to mass killings of the Jews under Hitler's regime? हिटलर के टाइम जब लोगों को इकट्ठा मार दिया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था? A. हॉलोकॉस्ट, B. स्पेशल ट्रीटमेंट, C. नवंबर क्रिमिनल्स, या D. नन ऑफ दिस। इकट्ठा जूस को जब मारा जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट, B। नेक्स्ट, जर्मनी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट। जर्मनी ने पहली वर्ल्ड वॉर किसके अगेंस्ट जीती थी? जर्मनी फॉट, लड़ी किसके आगे थी? जीती नहीं, लड़ी किसके आगे थी पहली? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, या ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन तीनों नेशंस के खिलाफ थी, तीनों एलिड थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ऑल ऑफ दिस। नेम द इंसिडेंट दैट स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू कैसे हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सेल से, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक से, जीनोसाइडल वॉर से, या जर्मनीज अटैक ऑन पोलैंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू क्यों हुआ? जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक किया था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। ठीक है, मतलब इंग्लैंड गुस्से में आ गया, इंग्लैंड में पोलैंड का साथ दिया, इस तरह से मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे, इसीलिए तो हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बोला जाता है। When was the enabling act passed in Germany? जर्मनी में इनेबलिंग एक्ट कब पास हुई? On 12th March 1933, on 3rd March 1933, 3rd फरवरी, 14th मार्च, तो 3rd March 1933, 3rd March 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the Auschwitz फेमस फॉर? ऑश्विस किस काम के लिए फेमस था? ऑश्विस फेमस था सेंटर फॉर मास किलिंग्स ड्यूरिंग जर्मनी
सेंटर फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग जर्मनी, सेंटर फॉर गिविंग, अच्छा ये ऑश्विट्ज करके जगह थी जर्मनी में जहाँ पे इकट्ठे जर्मन्स को मारा जाता था, जूस को। सो ऑश्विट्ज एक जगह का नाम है। सो ऑश्विट्ज जगह फेमस थी। सेंटर फॉर मास किलिंग ड्यूरिंग नाजी जर्मनी। 6th, on 30 January 1933 who offered the chancellorship to Hitler? हिटलर को किसने चांसलर बनाया? सोवियत रेड आर्मी ने, किंग केसर विलियम II ने, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने या हजालमार शेशट ने? प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने बनाया था। हु वॉज हजालमार शेशट? हजालमार शेशट कौन था? इकोनॉमिस्ट, चांसलर, जर्मन सोल्जर या नन ऑफ दिस? तो वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। नेक्स्ट, आपको ये सारे लिखने हैं। हाँ, नेम द सिटी, 8th नंबर, नेम द सिटी वेयर यूएस ड्रॉप्ड द फर्स्ट एटम बॉम्ब इन जापान। जापान में पहला एटम बम यूएस ने कहाँ गिराया था? फर्स्ट एटम बम कहाँ गिराया था? कौन सी सिटी में? पहला, सो हिरोशिमा में। ठीक है, यूएस ने पहला एटम बम हिरोशिमा में गिराया था। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? दूसरी वर्ल्ड वॉर एंड कब हुई? सो ऑप्शन है 11 जून 1945, 9 मई 1945, 9 मई 1944, 9 जून 1945। सो कब एंड हुई? 9 मई 1945। Who were considered as inferiors and undesirables by नाजी जर्मनी? नाजी जर्मनी किसको इंफीरियर मानते थे? सो नाजी जर्मनी किनको इंफीरियर मानते थे, कम मानते थे? जूस को, जिप्सीज ब्लैक्स को, रशियंस पोल्स को, या ऑल ऑफ दिस? इन सबको वो अनडिजायरेबल मानते हैं। जूस, जिप्सीज ब्लैक्स, रशियन पोल्स, सबको। सो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट वर द चिल्ड्रन टॉट इन जर्मनी अंडर नाजीज? बच्चों को क्या सिखाया जाता था नाजीज का? नाजीज के बच्चों को क्या सिखाया जाता था? ए, टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, बी, टू हेट जूस, सी, टू वर्शिप हिटलर, या डी, ऑल ऑफ दिस? लॉयल सबमिसिव बनो, जूस को हेट करो, या वर्शिप करो हिटलर को? तो ये सब, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, 12th नंबर, विच पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी? नाजी पार्टी किसका नाम पड़ा? जर्मन वर्कर्स पार्टी का, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी का, या सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का, या नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी का? किसका नाम नाजी पड़ा? सो बी, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम नाजी पड़ा। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, व्हाट वर गेटोस? गेटोस का मतलब क्या था? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एरियाज वेयर जूस लिव्ड, प्लेग्राउंड्स ऑफ जर्मन चिल्ड्रन, या स्कूल ऑफ जूस? सो गेटोस कहाँ, कौन सी जगह का नाम था जहाँ पे जूस को रहने के लिए बोला जाता था? एरियाज वेयर जूस लिव्ड। What does the Reichstag mean? Reichstag का मतलब क्या होता था? Reichstag मतलब जर्मन कॉइन, जर्मन स्टेट, जर्मन पार्लियामेंट, या जर्मन करेंसी? Reichstag का मतलब क्या था? जर्मन पार्लियामेंट को Reichstag कहा गया था। 15th, The concentration camps were? concentration camps क्या थे? A, safe places for Jews, B, unsafe places for Germans, C, places enclosed with live wires, या D, places where Jews were jailed? concentration camps क्या थे? वो जगह जहाँ पे जूस को जेल में डाला जाता था, खाली जूस के लिए जेल की जगह, प्लेसेस वेयर जूस वर जेल्ड। ठीक है,
सो इस तरह से ये 15 MCQs भी आपको लिखने हैं और बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और जो मैंने आपको नोट्स कराए वो सब लिखने हैं, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। आप प्लीज़ पूरा लेक्चर, पूरे जो चैप्टर है रीड करना, और जो लेक्चर मैंने जितने भी पार्ट्स कराए हैं लेक्चर में हिटलर के, सारे एक बारी अच्छे से सुन लेना, तो आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।